नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने पूछा ऐसा सवाल कि उठ के भागने लगे पाकिस्तान के अधिकारी। इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था ये सवाल और दाऊद को लेकर था सवाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इंटरपोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले आतंक के खिलाफ विश्व को होना होगा एकजुट। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीधा अपनी ही सेना से पंगा ले रहे हैं इमरान खान। अगली मेगा रैली में हो सकता है सेना से इमरान खान का आमना सामना। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि डिफेंस में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में भारत और 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करेगा भारत। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शोपियां में टारगेट किलिंग पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। बोले आतंकी इकोसिस्टम को कुचलने की सुरक्षा बलों को पूरी आजादी, आतंकवादियों की नस्ल हो जाएगी तबाह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सरकार और देश की सेना पर पूरा भरोसा है और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दाऊद इब्राहिम पर जवाब देने से भागे पाकिस्तान के अधिकारी। इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था सवाल। जी हां दोस्तों, भारत के मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने के सवाल पर पाकिस्तान ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली में पाकिस्तान की डेलीगेशन महसीन भट्ट ने दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी और भारत भेजे जाने पर सवाल किया गया तो वो चुप रह गए और इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल महसीन भट्ट ने जवाब में सिर्फ थैंक यू कहा और चले गए। तो दोस्तों, इस सवाल से पाकिस्तान के अधिकारी भाग रहे हैं और इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को कीजिए लाइक। और दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरपोल जनरल असेंबली में बड़ा बयान। बोले आतंक के खिलाफ पूरे दुनिया को एकजुट होना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यह समय भारत और इंटरपोल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत 2022 में आजादी के 75 साल मना रहा है और यह हमारी संस्कृति, लोगों और उपलब्धियों का उत्सव है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ विश्व को एकजुट होना होगा। इंटरपोल महासभा की बैठक में 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं और इसमें मंत्री, देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इंटरपोल महासभा की बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 प्रतिनिधिमंडल भी आए हैं और इसमें पाकिस्तान समेत 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे में पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवादी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी पीएम मोदी की इस बात का करते हैं समर्थन? तो कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीधे पाकिस्तानी सेना से पंगा ले रहे हैं इमरान खान। अगली मेगा रैली में हो सकता है दोनों का आमना सामना। जी दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल मचने की संभावना है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन और सेना के खिलाफ इस्लामाबाद तक एक लंबी मेगा रैली की घोषणा की है। पीटीआई प्रमुख इमरान खान और उनकी पार्टी ने अप्रैल में सत्ता से बेदखल होने के बाद देश में सैन्य नेतृत्व को खुलेआम लताड़ लगाई है और इसीलिए सेना और इमरान खान के बीच अब किसी भी तरह की बातचीत का कोई मौका नहीं बचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद ने कई मौकों पर सफाई दी है कि उन्होंने सेना को देश की राजनीति से दूर कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिफेंस में बड़ी छलांग की तैयारी। इन देशों को 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेगा भारत। जी दोस्तों, भारत ने बीते कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है और अब आने वाले सालों में इनमें और इजाफा होने की तैयारी है। भारत की ओर से अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों को 35,000 करोड़ रुपए तक के हथियार और ड्रोन आदि बेचे जाने की तैयारी है। डिफेंस एग्जीबिशन से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन तैयारियों के बारे में जानकारी दी है और इस प्रदर्शनी में भारत स्वदेश में बने हथियारों, उभरती तकनीकों और अपनी रिसर्च और स्वाम ड्रोन जैसे उपकरणों की ताकत दुनिया को दिखाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी भारत ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अब भारत की कोशिश है कि इन हथियारों और तकनीकों को हिंद महासागर और देशों के अफ्रीकी मुल्कों को निर्यात किया जाए। दोस्तों, ये मोदी जी के कठिन परिश्रम का ही फल है कि जो भारत कभी देशों की तरफ हथियार के लिए देखता था, वो अब उन्हीं देशों को हथियार बेचने की स्थिति में आ गया है और भारत ने ये करके दिखाया है पीएम मोदी के नेतृत्व में। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शोपियां में टारगेट किलिंग। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकी इकोसिस्टम को कुचलने की सुरक्षा बलों को है पूरी आजादी, आतंकियों की नस्ल होगी तबाह। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोपियां में गैर कश्मीरी श्रमिकों की हत्या के मामले को बर्बर बताया है और उन्होंने कहा कि इस बार आतंकी हमले की शब्दों में निंदा करना ही काफी नहीं हो सकती। उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। आतंकी इकोसिस्टम को कुचलने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा
कि शोपियां जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरा सम्मान के साथ श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके संबंधित गांव में भेजे जाने की व्यवस्था करने के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि पूरी नस्ल को तबाह करने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है। आतंकवादियों की नस्ल तबाह होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी 23 को अयोध्या में मनाएंगे दीपोत्सव, सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे इसका जायजा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार हो गई है। भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2021 को भूमि पूजन के बाद अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आगमन होगा। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में करीब 3 घंटे का प्रवास रहेगा और इस दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही वो रामनगरी से प्रदेश को बड़ा संदेश भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे और उनके आगमन का कार्यक्रम तय हो चुका है। पीएम मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन के बाद राम जी की पौड़ी पर दीपोत्सव मनाएंगे। पीएम मोदी वहां पर सरयू नदी की आरती करने के साथ ही राजा राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अयोध्या जिला प्रशासन ने दीपोत्सव को भव्यतम बनाने की तैयारी की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कर रही है पसमानदा मुसलमानों के हक की बात, तैयार हो गया है लोकसभा चुनाव 2024 का ट्रम्प कार्ड। जी हां दोस्तों, पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी ने अब अपने प्लान पर खुलकर काम शुरू कर दिया है। और इस साल अगस्त के महीने में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के दलित समुदाय से जुड़े होने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री ने इसमें पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बीजेपी ने रणनीति बनाई और काम शुरू कर दिया और बीजेपी ने यूपी में पहले गुपचुप तरीके से पसमानदा मुसलमानों के बीच छोटे छोटे सम्मेलन किए और संघ से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को इसमें लगाया गया। बीजेपी नेताओं का मानना है कि रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में पसमानदाओं के बीच उनकी पैठ काम आई है और मुसलमानों के बंजारा समुदाय का एक मुश्त बीजेपी के खाते में जाना इसकी वजह से आजम खान के गढ़ में बीजेपी की जीत का कारण है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने दिल्ली और छठ पर यात्रियों के लिए बढ़ाई स्पेशल ट्रेनों की संख्या। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने दिल्ली और छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला कर लिया है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की सहूलियत के लिए 32 और अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें पहले से चल रही विशेष ट्रेनों के अलावा होंगी। रेलवे मंत्रालय ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब ज्यादातर लोगों को अपने घर जाना है और ट्रेन की संख्या कम होने के कारण टिकट नहीं मिल रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूएस से बड़ी निवेश की जमीन तैयार, मुख्यमंत्री योगी बोले बड़ी भूमिका के लिए उत्तर प्रदेश भी है तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश का ग्लोबल हब बनाने के लिए जारी कोशिशों के बीच मंगलवार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी आगमन पर USISPF प्रतिनिधि मंडल का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 250 मिलियन की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है। उद्योग अनुकूल औद्योगिक नीतियां हैं, सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। हम खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि निर्यात भी कर रहे हैं। देश में सबसे अच्छी उर्वरक भूमि उत्तर प्रदेश के पास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का राज्य बनाने के हमारे संकल्प की पूर्ति में USISPF सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और USA सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर ये दो देश मिलकर काम करें तो ये विश्व मानवता के लिए कल्याणकारी होगा और इस दृष्टि से भारत और US के बीच रणनीतिक संबंधों को और बेहतर करने में USISPF की बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नए नेशनल हाईवे पर बनेगा हेलीपैड, सिंधिया ने मोदी सरकार के मेगा प्लान का दिया हिंट। जी हां दोस्तों, सरकार नए राजमार्गों पर हेलीपैड बनाने पर विचार कर रही है क्योंकि इससे आपात स्थिति में लोगों को तत्काल बचाने में मदद मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय संपर्क बढ़ाने के लिए खासकर दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। सिंधिया ने कहा कि सभी नए राजमार्गों के साथ ही हेलीपैड होने चाहिए ताकि बुनियादी ढांचा तैयार हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलीपैड होने से आपात स्थिति के दौरान तत्काल निकासी में मदद मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की
तरफ किसानों को दिवाली गिफ्ट, केंद्र ने खाद्यान्नों की एमएसपी बढ़ाई, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने देश में खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि सरकार ने गेहूं की एमएसपी 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है और जिन फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है उनमें गेहूं के अलावा जौ, चना, मसूर, सूरजमुखी और सरसों तेल शामिल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी जान लगा रही है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। पीएम मोदी का ये विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले का महत्वपूर्ण दौरा होगा। प्रधानमंत्री 19 अक्टूबर को सुबह 9:45 बजे गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वो दोपहर 12 बजे अदलज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव में गरजेंगे यूपी के 5 बड़े चेहरे, बीजेपी ने दी किला फतेह की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, बीजेपी केंद्र का लोकसभा चुनाव हो या राज्य का विधानसभा चुनाव पूरा दमखम दिखाती है। वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, तेज तर्रार नेताओं को भी जातिगत और सामाजिक समीकरण ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में मौका देती है और ऐसा ही गुजरात में दिख रहा है। यहाँ यूपी के 5 बड़े चेहरों की जिम्मेदारी दी गई है और इनमें यूपी सरकार के 3 मंत्री, जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, परिवहन मंत्री राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विजयपाल सिंह तोमर शामिल हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पार्टी के दिग्गज नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, कहा रोको भारत जोड़ो यात्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई है और इस बीच कांग्रेस पार्टी के बीच बड़ी फूट सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक मत नहीं है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकनी चाहिए और गुजरात व हिमाचल प्रदेश जाकर प्रचार करना चाहिए जहां चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों, चुनाव छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं राहुल गांधी। इसको लेकर पार्टी में फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले गुजरात सरकार का तोहफा, सीएनजी पीएनजी के वैट में की कटौती, 2 गैस सिलेंडर फ्री देने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, गुजरात सरकार ने दिवाली और विधानसभा चुनाव के पहले जनता को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है और इसके अलावा सरकार ने सीएनजी वाहन मालिकों को भी खुश किया है। सरकार ने सीएनजी और पीएनजी पर वैट में 10% की कटौती की है और अब सीएनजी पर वैट में कटौती से उपभोक्ताओं को 5 से 7 रुपए प्रति किलो का फायदा होगा, जबकि पीएनजी में उपभोक्ताओं को 5 से 6 रुपए प्रति किलो का फायदा होगा। सीएनजी और पीएनजी में राहत देकर सरकार पर 300 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा एलपीजी में राहत से सरकार पर भी कुल 1650 करोड़ का बोझ पड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी, करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल भी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। दिवाली से पहले वो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। पीएम पिछले 8 साल से सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं और 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ जाएंगे। वो पहले पूजा करेंगे, फिर विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कितना काम हुआ है ये देखेंगे और उसके बाद वो उसी दिन बद्रीनाथ धाम जाकर पूजा करेंगे और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार जल्द ही देने जा रही है बम्पर नौकरियां, तैयार हो रहा है बेरोजगारी कम करने का रोड मैप। जी हां दोस्तों, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों से रिक्तियों का आंकड़ा मांगा है और देश में बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से उन्हें भरने के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है। एक सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सरकार ने निचले स्तर से लेकर वरिष्ठ स्तर पर रिक्तियों के संबंध में जानकारी मांगी है। विपक्षी दल के देश में बढ़ती बेरोजगारी पर लगातार हमलावर होने के बीच सरकार ने रिक्तियों को भरने की कोशिश
कोशिश शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि निर्देश के अनुसार इस साल दिसंबर तक चिन्हित एंट्री लेवल की रिक्तियों को अगले साल अगस्त सितंबर तक भरा जाना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम किसान की किस्त जारी करने के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की कर दी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी की और इसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्त जारी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरक्षण पर घमासान, बीजेपी के प्रदर्शन में निशाने पर मुख्यमंत्री। विजय सिन्हा बोले, अहंकार में डूबे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण के कारण नगर निकाय चुनाव टल गया था और इसको लेकर अब तक राजनीतिक घमासान जारी है। महागठबंधन सरकार खासकर जेडीयू ने इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़कर पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी ने अब पलटवार किया है। बीजेपी पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान पटना में विजय सिन्हा ने कहा है कि सीएम नीतीश के अहंकार के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। वह न्यायालय की किसी भी बात को नहीं मानना चाहते। यही कारण है कि निकाय चुनाव पर रोक लग गई है। पार्टी आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ नारे के साथ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव लटका रही है। प्रदर्शन में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी सहित कई प्रमुख नेता व भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में भाजपा की रणनीति में अहम बदलाव, उपचुनाव के दौरान पार्टी ने दिए भविष्य के संकेत। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से नाता टूटने के बाद भाजपा स्थानीय नेतृत्व में बदलाव कर सकती है और इस बदलाव में पार्टी कुछ नया करने की बजाय पुराने और आजमाए हुए चेहरे को ही फिर से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। दरअसल बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने प्रदेश स्तर पर व्यापक बदलाव किए थे। बिहार भाजपा के शीर्ष चेहरों को दूसरी जिम्मेदारी देकर नए लोगों को आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये प्रयोग बहुत अधिक कामयाब नहीं रहा। बिहार में जेडीयू के साथ भाजपा का गठबंधन टूट गया और पार्टी सरकार से भी बाहर हो गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी मंगलवार को करेंगे 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित और दिल्ली के प्रगति मैदान में ये होगा आयोजित। या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में सोमवार को ये जानकारी दी है और पीएमओ ने कहा है कि इंटरपोल की महासभा 18 से 21 अक्टूबर तक होगी। महासभा में इंटरपोल के 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इन प्रतिनिधियों में सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाखों लोगों की बल्ले बल्ले, पीएम मोदी ने दिया ये खास तोहफा, 5 लाख का मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से आम जनता के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। पीएम मोदी ने लाखों लोगों को यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के साथ जबरदस्त फायदा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि लोगों को कार्ड जारी कर दिया गया है और इससे उनको 5 लाख रुपए तक का फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों को उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया और कार्यक्रम में वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस कार्ड के जरिए आप फ्री में इलाज करा सकते हैं और सरकार ने इस योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों की फ्री इलाज की सुविधा दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कि 27 साल तक रही सत्ता 5 साल और रहेगी। मोदी शाह लगाएंगे गुजरात में भाजपा की नैया पार, प्रचंड बहुमत के लिए तैयार हो गई है रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और जल्द ही गुजरात की घोषणा भी होने वाली है। ऐसे में गुजरात में 27 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा के पास अपना किला बचाने की बड़ी चुनौती है। सूत्रों की माने तो एक बार फिर गुजरात में भाजपा की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उठा ली है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जैसे ही हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान किया, उसके कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई। गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में हिमाचल ही नहीं बल्कि गुजरात भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे और जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और
और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद थे और इस बैठक में भाजपा को फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाने की रणनीति तैयार की जा चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में गहलोत की सभाओं का विरोध करेंगे राजस्थान के बेरोजगार, उपेन यादव ने बताई है इसको लेकर वजह। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बेरोजगार युवा अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर गुजरात में संघर्षरत हैं और बेरोजगार युवाओं ने अब कांग्रेसी नेताओं की जनसभाओं का विरोध करने की रणनीति बनाई है। राजस्थान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि गुजरात में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का विरोध किया जाएगा। बता दें कि सीएम गहलोत गुजरात के वरिष्ठ पर्यवेक्षक होने के साथ साथ स्टार प्रचारक भी है और ऐसे में गहलोत की रैलियों में कांग्रेस को बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो लोकपाल बिल लाने वाले थे वो आज घोटाले कर रहे हैं। दिल्ली में रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी पर बरसे JP नड्डा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को भारतीय जनता पार्टी का पंच परमेश्वर सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संपूर्ण विपक्ष के साथ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने घोटालों और भ्रष्टाचार में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है और इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली में जल्द ही MCD के चुनाव होने वाले हैं। पंच परमेश्वर सम्मेलन में नड्डा ने कहा कि हमारी उत्पत्ति 1950 के दशक में हुई और सारी पार्टियों के आचार विचार, तौर तरीके और सोच बदल गई है। समाजवादी नहीं रहे, कम्युनिस्ट नहीं रहे, कांग्रेस ना इंडियन ना नेशनल ना कांग्रेस रही और भाई बहन की पार्टी बन गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी, बोले देश की तरफ आंख उठाने वाले को करारा जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिकों से सांप्रदायिकता से परे हटकर राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति के गुणों को आत्मसात करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल के जवान क्षेत्र, धर्म, जाति और भाषा की बाधाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करते हैं। वो देश और लोगों को विभिन्न प्रकार के खतरों से बचाते हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के आदर्शों और संकल्पों को आगे ले जाए। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान दोनों को बिना नाम लिए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भारत पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने जोर देते हुए कहा कि हमारे बहादुर जवान सीमाओं की कड़ी निगरानी कर रहे हैं और साथ ही देश भी हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ड्रोन की तैनाती से चीन होगा चारों खाने चित, लद्दाख के लिए सेना ने बनाया खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर टकराव की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। भारतीय सेना को कई मोर्चों पर सफलता मिली है, लेकिन देप्सांग समेत कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर दोनों देशों की बातचीत चल रही है। भारत ने भी सीमा पर 350 आर्टिलरी सिस्टम और होवित्जर की तैनाती की है, जिसके बाद अब खास प्लान बनाया जा रहा है और सेना ने चीन को चारों खाने चित्त करने के लिए लंबी दूरी तक नजर बनाए रखने वाले विभिन्न प्रकार के ड्रोन और निगरानी उपकरणों की खरीद शुरू कर